नमस्ते एवरीबॉडी। मैं हूं सर्वेश मुखैना और आप देख रहे हैं पवित्र एजुकेशन पॉइंट। ऐप के बारे में हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब हम काम शुरू करते हैं पढ़ने और पढ़ाने का। 10th के सिलेबस में क्या है, उसमें क्या नहीं है, ये सब जानते हैं बच्चे। पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं टेंस का। अच्छा, टेंस का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाकी ग्रामर जो पैसिव है, नरेशन है, इस पर बेस्ड है, इसलिए सबसे पहले हम टेंस का टॉपिक शुरू करते हैं। आइए देखें टेंस तक की यात्रा। थोड़े से टेंस तक आने में हमें समय लगेगा। पहले थोड़ा जनरल आपको बता देते हैं, जनरल चीज़ें कि अंग्रेजी में सामान्य चीज़ें क्या हैं। चलो देखो, तो ये जो टेंस वेंस है, ये जो टेंस का टॉपिक है, ये ग्रामर के अंतर्गत आता है। अब जैसे ही हमने ग्रामर शब्द देखा तो हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न आया कि क्या है ये? मानव स्वभाव का एक स्वरूप है कि किसी भी निर्जीव वस्तु को देखकर उसके मस्तिष्क में प्रश्न उत्पन्न होता है, ये क्या है। और सजीव को देख करके, अगर हमने कोई सजीव देखी तो हमारे मस्तिष्क में प्रश्न आएगा कौन है। जबकि अगर हमने कोई निर्जीव वस्तु देखी तो हमारे मस्तिष्क में प्रश्न आएगा क्या है। तो जैसे ही ग्रामर शब्द देखा तो हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ग्रामर क्या है, ग्रामर होता क्या है। चलो हम बताते हैं ग्रामर होता क्या है। ग्रामर होता क्या है, इसका उत्तर हमें देगा कौन? ग्रामर की डेफिनेशन। तो देखें ग्रामर क्या है। ग्रामर is a science of structure and usage of language. That is the definition of grammar. ग्रामर क्या है? ग्रामर इज ए साइंस ऑफ स्ट्रक्चर, व्याकरण। ग्रामर का मतलब व्याकरण। साइंस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना का विज्ञान। संरचना का विज्ञान। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? संरचना। और साइंस मीन्स विज्ञान। तो पहली जो इसकी पंक्ति हुई उसका अर्थ क्या है? ग्रामर इज ए साइंस ऑफ स्ट्रक्चर, व्याकरण संरचना का विज्ञान है। और क्या है? एंड यूजेस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स भाषा, इसमें प्रयोग। पूरे का अर्थ क्या हुआ इसका? भाषा का प्रयोग। ग्रामर इज ए साइंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड यूसेस ऑफ लैंग्वेज। व्याकरण संरचना का विज्ञान एवं भाषा का प्रयोग है। भाषा का प्रयोग, कौन से शब्द का प्रयोग कहां करें, कैसे करें, इस सब को हमें कौन बतलाता है? ग्रामर बतलाता है, व्याकरण बतलाता है। इसके बाद हमारे मस्तिष्क में एक तुरंत प्रश्न उत्पन्न होगा कि ग्रामर होती कितने प्रकार की है, ग्रामर क्या है। ग्रामर ये है, हमने जान लिया, ग्रामर इज ए साइंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड यूसेस ऑफ लैंग्वेज। ये आप सबको लर्न करनी है। तो हमारे मस्तिष्क में दूसरा प्रश्न जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा? काइंड्स ऑफ ग्रामर। जैसे ही हमारे मस्तिष्क में दूसरा प्रश्न उत्पन्न हुआ तो उसके दूसरे का उत्तर लेते हैं। देखो, अंग्रेजी जो व्याकरण है, इंग्लिश जो ग्रामर है, वो 3 प्रकार की है। नंबर 1 एप्लाइड ग्रामर,
नंबर 2 प्रैक्टिकल ग्रामर, और नंबर 3 वोकेबलरी ग्रामर। वोकेबलरी ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एप्लाइड ग्रामर, प्रैक्टिकल ग्रामर, वोकेबलरी ग्रामर, सतही तौर पर। अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हम अंग्रेजी को ही शुरू कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हो। ग्रामर शुरू आने वाले कुछ समय में होगा, आपके सिलेबस तक पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा जनरल नॉलेज जानना बहुत जरूरी है अंग्रेजी के विषय में। तो हम इन 2 की बात करें, एप्लाइड ग्रामर और प्रैक्टिकल ग्रामर, ये दोनों अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग पार्ट कहने का मतलब है ये जो दोनों हैं, ये दोनों समझने के लिए हैं, समझने के लिए। जबकि वोकेबलरी जो है ये लर्न करने के लिए, याद करने के लिए, ये है लर्निंग पार्ट। कहने का मतलब क्या है? ये याद करने के लिए, याद करने के लिए। अब देखिए, एप्लाइड ग्रामर के अंतर्गत सामान्यतः पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह को सम्मिलित किया जाता है, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो उसकी बातें हम नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल ग्रामर के कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, जैसे मॉडल्स है, नरेशन, पैसिविटी है, ये प्रैक्टिकल ग्रामर के हिस्से होते हैं। वोकेबलरी ग्रामर के अंदर होते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, हिंदी में जैसे पर्यायवाची, विलोम, लिंग परिवर्तन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वोकेबलरी पार्ट के, वोकेबलरी ग्रामर के हिस्सा होते हैं। इस प्रकार से दोनों भाग तो समझने के हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, मस्तिष्क से समझना पड़ेगा, इसको आपको रटना पड़ेगा। इस प्रकार से ग्रामर के 3 भाग होते हैं। ये बात हो गई ग्रामर शब्द की। अब प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि पहले ग्रामर आई या पहले भाषा आई? सीधी सीधी बात है, पहले भाषा आई, ग्रामर नहीं आई। ग्रामर तब आई जब लोग बहुत विद्वान हो गए, पढ़ पढ़ के, लिख लिख के, तो उन्होंने एक सिस्टमेटिक सिस्टम बनाया। तो जो इंग्लिश भाषा है वो कैसे आई, उसके स्टेप्स क्या थे, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। देखिए, मैं समझता हूं लिख लिया होगा, आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, हमने ग्रामर के बारे में जाना, ग्रामर क्या है, उसके प्रकार क्या हैं। अब हम उसके आगे थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाते हुए लेते हैं कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज कहां से आई, कैसे बनी, क्या हुआ। लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब भाषा। लैंग्वेज का अर्थ क्या है? भाषा। अंग्रेजी भाषा की शुरुआत कहां से होती है? और अंग्रेजी क्या, मानव निर्मित किसी भी भाषा की शुरुआत साउंड से हुई। देखें, एक बार इसका क्रम देख लेते हैं, उसके बाद चीजों को निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम करें, एक लैंग्वेज में सबसे पहले निर्माण हुआ साउंड्स का। साउंड मीन्स ध्वनि, साउंड्स का निर्माण हुआ। साउंड्स के बाद नंबर 2 पर लेटर्स, लेटर्स यानी वर्ण। साउंड्स मीन्स ध्वनि, लेटर मीन्स वर्ण। तीसरे नंबर पर लेटर्स को मिलाकर अल्फाबेट। मेरा कहने का आशय है वर्णमाला। नंबर 4 की बात करें
अल्फाबेट लेटर्स को मिलाकर निर्माण होता है वर्ड, मतलब शब्द। इसके बाद शब्दों को मिलाकर निर्माण होता है फ्रेज, शब्द खंड, शब्द खंड। इसके बाद फ्रेज से ऊपर जब हम चलते हैं तो निर्माण होता है क्लॉज, उपवाक्य। क्लॉज से ऊपर जब हम जाते हैं तो निर्माण होता है सेंटेंस, मतलब वाक्य। ये एक विकास क्रम है, ये एक विकास क्रम है अंग्रेजी भाषा का। सबसे पहले साउंड्स बने, लेटर्स बने, उसके बाद लेटर्स को मिलाकर अल्फाबेट बना, इसके बाद वर्ड बने, इसके बाद फ्रेज बने, इसके बाद क्लॉज बने, इसके बाद सेंटेंस बने। अब हम टेंस क्यों पढ़ते हैं, उसका तो नाम ही नहीं आया कहीं। भाषा में अंतिम जो चरण है, अंतिम जो स्टेज है वो सेंटेंस है। सेंटेंस निर्माण के लिए हमें टेंस की आवश्यकता है। भाषा का अंतिम बिंदु क्या है, सेंटेंस। और सेंटेंस जब अंतिम बिंदु है तो सेंटेंस निर्माण के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमारे सिलेबस में टेंस है। इनके बारे में कुछ मैं प्रारंभिक जानकारियां आपको दे देता हूं। देखो, ध्वनि की अगर हम बात करें तो साउंड्स टोटल 44 हैं। साउंड्स जो हैं 44 हैं। इनमें से 20 वोवेल साउंड्स हैं, वोवेल्स साउंड्स, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। सामान्य जानकारी लेते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेटर की बात करें तो अंग्रेजी में टोटल 26 लेटर्स हैं। सब जानते हैं कितने लेटर्स हैं। लेटर्स को मिलाकर अल्फाबेट बना, तो अल्फाबेट में लेटर कितने हैं, 26। लेटर्स कितने हैं, 26। जब लेटर्स 26 हैं तो इनमें से वोवेल्स कितने हैं, 5, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 26 में से 5 गए तो 21। इन दोनों में से कुछ कॉमन भी है, W और Y। ये दो ऐसे लेटर्स हैं जिन्हें हम सेमी वोवेल्स कहते हैं। यानी ये कभी कभी स्वर का भी काम करते हैं और कभी कभी व्यंजन का भी काम करते हैं। इसके बाद अगर हम वर्ड की बात करें तो ये 8 प्रकार के होते हैं। इनका ज्यादा जरूरत नहीं है हमें परिचय की, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो हमारा विषय नहीं है। अगर फ्रेज की बात करें तो फ्रेज 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, कहीं कहीं आपको 3 मिलेगा, कहीं 5 भी देखने को मिल सकता है। क्लॉज की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज।
ये टॉपिक हम पूरे विशद रूप से सिलेबस में है 10th क्लास के, वहां पर पढ़ेंगे। सेंटेंस की बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ या मीनिंग की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, जबकि 3 प्रकार के होते हैं बनावट की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से। इनके बारे में भी हम जानेंगे जब हम नरेशन पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से 5 होते हैं। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। वेयरएज 3 कौन कौन से होते हैं? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इनकी बातें हम क्लॉज पढ़ाते समय, जब क्लॉज का टॉपिक पढ़ेंगे और नरेशन का पढ़ेंगे, तब इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये एक सामान्य जानकारी है अंग्रेजी भाषा की, आप इसे नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा। नोट करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। जब मैं इस तरह से नोट करूं, बोर्ड से थोड़ा हटूं, तो वो नोट करने के लिए कहूं सॉरी, तो आप वीडियो पॉज करें और उस जगह से इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लें। आप अपनी सिस्टमेटिक, मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह बिल्कुल सिस्टमेटिक क्लासेस होंगी। सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा, आप सिस्टमेटिक नोट्स बनाएं, बहुत आनंद आने वाला है आगे। आप देखिए, हम सेंटेंस तक की यात्रा पर पहुंच चुके थे। हमने आपको यह बतलाने की कोशिश की कि टेंस की आवश्यकता हमें क्यों है। क्यों है? सेंटेंस बनाने के लिए। सामान्य सी बात है। अब आपके सिलेबस में है टेंस। चलते हैं टेंस की तरफ। देखिए, आपका टॉपिक है टेंस। यहां से हमारा सिलेबस का पढ़ने और पढ़ाने का क्रम स्टार्ट होता है। देखिए, टेंस क्या है, इसके बारे में जाने। हम टेंस के बारे में कुछ चीजें जानें। पहला तथ्य टेंस के बारे में, टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है। टेम्पस शब्द से हुई है। टेम्पस शब्द से हुई है। देखो, जिस प्रकार से अधिकांश हिंदी के जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से निकले हैं, उसी प्रकार से अधिकांश अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा से निकले हुए हैं। ठीक है, तो जो टेंस शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस शब्द से। अच्छा, यहां पर हम थोड़ी सी चर्चाएं करना पसंद करेंगे। जैसे कभी कभी आपने कई अध्यापकों को कहते सुना होगा कि टेंस मतलब काल, मतलब समय। ये कहना बिल्कुल गलत है। टेंस कभी समय नहीं होता। अच्छा, ये इससे चिपक कैसे गया? काल के साथ समय लोग कैसे बोलने लगे?
इसकी जो जड़ में है वो टेम्पस शब्द है। लैटिन भाषा का जो टेम्पस शब्द है उसका अर्थ समय होता है, लेकिन ये लैटिन भाषा में होता है और टेम्पस से बन गया टेंस, तो सबने समझ लिया कि टेंस भी समय होता है, जबकि टेंस समय नहीं होता है, टेंस सिर्फ काल होता है। समय बिल्कुल अलग है। जैसे जैसे आप मेरी कक्षा लोगे तो आपको ये चीजें मस्तिष्क में क्लियर होने लगेंगी कि टेंस और टाइम दोनों एक अलग अलग बिंदु हैं। एक ही वाक्य में टेंस अलग हो सकता है और उसका टाइम अलग हो सकता है। जैसे आपने अगर 9th क्लास में पढ़ा होगा तो किसी ने आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कराए होंगे, तो इस तरह के जैसे द पीएम विजिट्स, द पीएम विजिट्स नदबई नेक्स्ट मंथ। अब आप देखिए कि इस वाक्य में टेंस कौन सा है? इस वाक्य में टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हालांकि ये अभी हम थोड़ा जंप कर गए, अभी पढ़ाया नहीं हमने, लेकिन ये थोड़ा सा समझा देते हैं टेंस और टाइम। जबकि यहां समय क्या है? फ्यूचर का। टाइम क्या है यहां? फ्यूचर। इसलिए टाइम और टेंस, टेम्पस के वजह से ये समय इसमें घुल गया है। टाइम और टेंस बिल्कुल अलग अलग दो अवधारणाएं हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। अब वापस चलते हैं हम जहां पर से शुरू किया है। टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है। दूसरी बात करें, इसकी परिभाषा क्या है? आखिर टेंस कहते किसे हैं? टेंस क्या होता है? तो देखें टेंस क्या होता है। टेंस, टेंस changes the form of verb to show, या आप एक्सप्रेस भी लगा सकते हैं इसके जगह पर, to express the time of एक्शन। ये टेंस कहलाता है। ये टेंस की डेफिनेशन है। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। टेंस चेंजेस, टेंस परिवर्तित करता है द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप को, क्रिया के रूप को। टेंस परिवर्तित करता है क्रिया के रूप को। क्यों? टू शो, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए। किसको? द टाइम ऑफ एक्शन, कार्य का समय, कार्य का समय। क्यों करता है क्रिया में परिवर्तन? कार्य के समय को दर्शाने के लिए। अगर इस डेफिनेशन को हम थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो और स्पष्ट कर देते हैं। देखो थोड़ा सा आपके आगे, द चेंज, द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, इन द फॉर्म ऑफ वर्ब is called tense. Tense changes the form of verb. अब पूरी डेफिनेशन होती है। Tense changes the form of verb. Tense क्रिया के रूप को बदलता है। To show, दर्शाने के लिए। To express, अथवा इनमें से कोई सी एक लगानी आपको। To express, व्यक्त करने के लिए। किसको व्यक्त करने के लिए? द टाइम ऑफ एक्शन,
कार्य का समय। ये जो टेंस है वो कार्य का समय व्यक्त करने के लिए क्रिया के रूप में परिवर्तन करता है। अब परिभाषा तो यही हो जाती है, लेकिन उसको थोड़ा और विस्तृत करें। द चेंज परिवर्तन, द चेंज परिवर्तन दैट टेक्स प्लेस जो घटित होता है, द चेंज परिवर्तन दैट जो टेक्स प्लेस घटित होता है, किसमें? इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप में, इज कॉल्ड टेंस, उसे टेंस कहा जाता है। क्रिया के रूप में आए हुए परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। सीधे सीधे शब्दों किसे कहेंगे? द चेंज परिवर्तन दैट टेक्स प्लेस जो घटित होता है इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप में, इज कॉल्ड टेंस, उसे टेंस कहा जाता है। ये हो गई आपके टेंस किस शब्द से बना है, उसके परिभाषा क्या है। अब आगे देखिए, हम जानने की बात करें, हमने जिस प्रकार से ग्रामर को जाना था उसी प्रकार से हम जानने की कोशिश करें कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो यहां अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, काइंड्स ऑफ टेंस। अब देखो, काइंड्स ऑफ टेंस की हम बात करें तो आप सब लोग जानते हैं, मैं कुछ सब जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर इन शब्दों को थोड़ा आप ध्यान से सुने। मैं कुछ विरोध उत्पन्न करना चाहूंगा मस्तिष्क में। वस्तुतः शब्दों को ध्यान से सुने। वस्तुतः टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन समय की अवधारणा के कारण हम उन्हें 3 प्रकार का पढ़ लेते हैं। ये वस्तुतः 2 ही प्रकार के होते हैं। ये 10वीं क्लास में थोड़ी सी मस्तिष्क को तनाव देने वाली बातें, जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ेंगी तो आप बड़ी कक्षाओं में चीजें जानेंगे कि 3 होते हैं या 2 होते हैं। यहां पर हम उनको टाइम की अवधारणा के अनुसार 3 ही प्रकार का वर्णित करते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखो, टेंस हमारे समय के निर्धारण के हिसाब से 3 होते हैं। अब समय, एक तो अब जो वर्तमान में तुम्हें पढ़ाता हूं, ये पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान है। एक कल जो बीत गया वो पास्ट है। अभी जो इस वक्त काम हो रहा है आज के समय में, तो ये प्रेजेंट हो गया। कल जो बीत गया या कुछ समय पहले जो बीत गया वो पास्ट हो गया, और जो कल आने वाला आएगा यानी जो अगली क्लास होगी वो फ्यूचर में होगी। इस प्रकार से टेंस के जो प्रकार हैं उनको हम 3 भागों में विभक्त कर देते हैं टाइम की अवधारणा के अनुसार। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये था हमारे टेंस शब्द के बारे में। इससे आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, टेक केयर।